नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम की। जब जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात आती है तो इंडिया के सभी जुडिशरी को मैं कवर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस। मुझे उर्मिला राठी के नाम से भी जानते हैं और मुझे मेरे इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मेरे पास एक सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस है, मैं चलाती हूँ। मॉर्निंग इवनिंग में बैचेस चलते रहते हैं। टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब पे भी आ जाती हूँ आपके सामने कुछ नया लेके। पहले मैंने सीआरपीसी चैप्टर 1 करवाया था, देन मैंने सीआरपीसी चैप्टर 2 करवाया था और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीआरपीसी चैप्टर 3। ठीक है, ये जो सीआरपीसी की मैं बात कर रही हूँ ये इंडिया के सभी जुडिशरी के एग्जाम में आती है, लोअर जुडिशरी के एग्जाम में भी आती है, हायर जुडिशरी के एग्जाम में भी आती है। ये इंडिया के एपीओ के एग्जाम में आती है, एडीपीओ के एग्जाम में आती है, जेलों के एग्जाम में आती है, सभी जगह आती है। हाँ, पूरा नहीं पढ़ाती हूँ, अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें। राइट, अब ये क्या मेरा पैटर्न बन चुका है। राइट, तो चलिए बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी 1973। ठीक है, आज हम बात करें चैप्टर 3 की। आज चैप्टर 3 में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जो बहुत सरप्राइज होगा आपके लिए कि अच्छा, इसको देखने के लिए साथ में ये चैप्टर्स भी पता होने चाहिए, या वो चैप्टर्स देखने के लिए साथ में ये सेक्शंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नई बातें बताऊंगी आज मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार ऑफ कोर्ट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी 1, 2 का 5। देन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट, जो था हमारा सेक्शन नंबर 6 से लगा के 25A तक। देन आज हम चलते हैं पार ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि प्रीलिमिनरी आ गया, हमारे पास कोर्ट्स आ गए, तो कोर्ट को काम करने के लिए कोर्ट को पार चाहिए, तो आज हम उनको पार दे देते हैं। राइट, तो ये सबसे पहले सेक्शन 26। सेक्शन 26 में जाने से पहले जल्दी से आप लोग अपने बैरेक्ट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग मेरे साथ साथ अपने बैरेक्ट भी ओपन कर लेंगे तो ये मेरी गारंटी की चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो जल्दी से अपने बैरेक्ट ओपन कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, फटाफट ले आइए, भाग कर ले आइए, क्योंकि होता ना कई बार भाग के लाना पड़ता है। और मैं अपने बैरेक्ट ओपन करा रही हूँ। बैरेक्ट ओपन होने से बेटा ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता चैप्टर सेक्शन 26, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। क्या कहा, सीआरपीसी कहता है कि मैं एक प्रोसीजर लॉ हूँ। सीआरपीसी कहता है कि मैं एक प्रोसीजर लॉ हूँ और मैं प्रोसीड करता हूँ किसको, क्रिमिनल लॉज को। किसको करता हूँ, क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल के कौन से लॉ, जो सब्सटेंटिव लॉ है। क्रिमिनल के कौन से लॉ, जो सब्सटेंटिव लॉ है। तो सीआरपीसी कहता है मैं 2 लोगों के लिए करता हूँ। और कौन कौन है वो 2 लोग, तो याद कीजिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेक्शन नंबर 4, याद आया, सेक्शन नंबर 4 पढ़ा था। और सेक्शन नंबर 4 में 2 बातें दी गई थी, याद कीजिए, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। 1 कहता मैं आईपीसी को ट्रायल करूंगा, सेकंड कहता मैं अदर को करूंगा। ठीक, सेक्शन 4 जो बात करता है, सेक्शन 4 का ही एक्सटेंड सेक्शन 26 है। सेक्शन 4 ने कह दिया मैं आईपीसी को ट्रायल करूंगा, मैं अदर लॉ को करूंगा ना। 26 कहता भैया मेरे पास कौन से कोर्ट है जो इसको करेंगे। ये जो बात है ना, कोर्ट बाय विच ऑफेंस ट्राइबल, बिल्कुल ये बात हम एक जगह और पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, जहां आपका सेक्शन 484 खत्म होता है। 484 खत्म होता है, यानी उसके बाद में स्केड्यूल आ जाती है। स्केड्यूल का 6 कॉलम कहाँ पे पढ़ते हैं, स्केड्यूल के 6 कॉलम पर। तो बिल्कुल ये बात आपको पढ़ने को मिलती है, स्केड्यूल बोल दो, शेड्यूल बोल दो, कि 6 कॉलम नंबर में। ठीक है, वहां पर भी आप जाएंगे तब देखेंगे कौन कौन से कोर्ट जो है ट्रायल करेंगे। तो देखिए 26 को पढ़ने के लिए सेक्शन 4 पता होना चाहिए, 26 को पढ़ने के लिए आपको स्केड्यूल पता होनी चाहिए, और स्केड्यूल का कॉलम नंबर 6 कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 कहता है आईपीसी, किसकी बात करता है, आईपीसी के अंदर कोई ट्रायल करनी है, और ये अदर लॉ की बात करेगा। ठीक है, सबसेक्शन 1 कहता है आईपीसी में कौन करेगा साहब, हाई कोर्ट करेगा, सेशन कोर्ट करेगा, एंड वह कोर्ट करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, ये वाला वह कोर्ट करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। कोई डाउट, नो डाउट, सिंपल सी बात थी कि वह कोर्ट करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भैया आईपीसी के अंदर रेप केसेस है, हमारे महिलाओं से रिलेटेड केसेस हैं, तो पहली प्रायोरिटी महिला ऑफिसर को दी जाएगी। देखो नहीं होता अलग बात है, बट पहली प्रायोरिटी महिला ऑफिसर को दी जाएगी, ये आपका प्रोवाइडेड कहता है। राइट, नाउ सबसेक्शन 2 में चलते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है मैं किसके लिए, मैं अदर लॉ। ये अदर लॉ कौन से हैं, तो अपन कह सकते हैं एनडीपीएस, याद है, एनडीपीएस है हमारे पास, SC/ST है, IT एक्ट है हमारे पास, है ना। और हमारे पास कौन है,
जहाँ पे स्पेशल कोर्ट है, पोक्सो एक्ट है हमारे पास, यानी जहाँ पर हमारे स्पेशल कोर्ट बने हुए भी हैं, ये हमारे इधर है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हाई कोर्ट ट्रायल करेगा और यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग करेगा। देखो सब सेक्शन 2 में जाइए, देखिए वहाँ पे हाई कोर्ट वर्ड यूज किया गया है और वहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल वर्ड यूज किया गया, बट वहाँ पर देखिए सेशन कोर्ट का नाम गायब हो गया, है ही नहीं सेशन कोर्ट, जबकि यहाँ पे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और फर्स्ट क्लास तीनों थे, और यहाँ पर सिर्फ हाई कोर्ट और फर्स्ट क्लास से। क्यों सेशन कोर्ट नहीं आया? क्योंकि एनडीपीएस एक्ट, SC/ST एक्ट, पोक्सो एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट बने हुए। कौन से कोर्ट बने हुए? स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट जहाँ है वो स्पेशल कोर्ट करेंगे। और आपको पता है ये स्पेशल कोर्ट किसके इक्विवेलेंट होते हैं? ऐसे कर लेती हूँ, किसके इक्विवेलेंट होते हैं? सेशन कोर्ट के। जाके देखिएगा, कभी टाइम मिले ना तो आप देखिएगा, SC/ST एक्ट देखिएगा, पोक्सो एक्ट देखिएगा, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं और वो स्पेशल कोर्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? सेशन कोर्ट के। इसलिए यहाँ पर सेशन कोर्ट को उन्होंने नहीं डिफाइन किया, तो वो स्पेशल कोर्ट आ जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी स्पेशल कोर्ट में जो दिए गए उनको दी जाएगी। यदि वो नहीं होते हैं तो स्पेशल कोर्ट में ही लिखा हुआ है, स्पेशल एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जहां कहीं इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बना तो पहली प्रायोरिटी स्पेशल कोर्ट को दी जाएगी, और यदि स्पेशल कोर्ट नहीं है तो वहां पर हमारा सेशन कोर्ट सुनेगा। क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है तो कोर्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो अलग से मैटर के लिए कोर्ट नहीं स्टैब्लिश होते हैं, तो सेशन कोर्ट ही उसको काम को देख लेता है। तो ये सेक्शन 26 को समझने के लिए सेक्शन 4 पता होना चाहिए और स्केड्यूल पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ अदर लॉ कौन कौन से हैं हमारे क्रिमिनल के, जो हमारे प्रोसेसर लॉ इसके साथ चलते हैं, तो वो हमारे सब्सटेंटिव लॉ हो गए, एनडीपीएस हो गया, SC/ST हो गया, पोक्सो हो गया, इससे बहुत सारे हैं। हम कम एक्ट क्यों बताते हैं? जो हमारे कोर्स में होते हैं हम वही बताते हैं। हालांकि अभी ये जो है किसके अंदर आएगा? ADG के एग्जाम में। अब लोअर जुडिशरी में कहीं जगह ये नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सेक्शन 26। और सेक्शन 26 के था कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन सेक्शन 27 के साथ। सेक्शन 27 इंटरेस्टिंग है, प्री का क्वेश्चन देता है। इसको समझने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको याद कर सकते हैं। सेक्शन 27 कहता है जुवेनाइल के बारे में। हम कानून पढ़ रहे हैं 1973 का। अब जुवेनाइल के लिए जुवेनाइल एक्ट आ चुका है ना, जुवेनाइल एक्ट 2016 है ना, 15-16 में 15-16 में इसको अप्लाई किया गया था और वो अमेंडमेंट होकर आ गया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहली शर्त कि किसी बच्चे ने जो 16 साल से कम है, कितने साल से कम है? 16 ईयर, तो पहला आया बिलो 16 ईयर्स। दूसरी बात कहती है कौन सा ऑफेंस किया? अदर देन डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या कहा कि भैया एक ऐसा 16 साल से कम का बच्चा है जिसने ना तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस किया और ना ही डेथ सेंटेंस का ऑफेंस किया, ना तो लाइफ का किया और ना डेथ का किया। ठीक है, ऐसा बच्चा अगर ऑफेंस करके आता है तो हम कहाँ लेके जाएंगे? तो इन्होंने कहा हम CGM के पास लेके जाएंगे। आप कहेंगे CGM के पास क्यों लेके जाएंगे मैं? अब तो JJ एक्ट बन गया, राइट। तो इसी में लिखा हुआ है कि जहाँ कोई JJ एक्ट अवेलेबल है या बच्चों से रिलेटेड कोई एक्ट अवेलेबल है और उसके लिए कोई कोर्ट बने हुए हैं तो पहली प्रायोरिटी इनको वहाँ लेकर चले जाएंगे अपन, अगर कुछ बने हुए हैं। और यदि नहीं बने हुए हैं तो फिर हम CGM के पास जाएंगे। कोई नहीं बने हुए तो कहाँ जाएंगे? तो हम CGM के पास जाएंगे। अन्यथा अब तो वैसे भी जगह जगह चिल्ड्रन कोर्ट बने हुए हैं तो इस प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये 1973 का है, JJ एक्ट तो बाद में आया, इसलिए सेक्शन आज भी है। बट क्या होता है कि जब कभी भी जनरल लॉ और जब कभी भी स्पेशल लॉ, दो हो गए, स्पेशल लॉ बना हुआ है, जब कभी भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों हैं तो पहली प्रायोरिटी स्पेशल लॉ को दे देंगे। तो पहली प्रायोरिटी JJ एक्ट में चला जाएगा और JJ एक्ट में जाएगा तो ऑटोमेटिक चिल्ड्रन कोर्ट चला जाएगा। लेकिन बात करते रिवर्स की कि JJ एक्ट नहीं होता तो फिर क्या होता? तो इन्होंने कहा कि यदि 16 साल से कम का बच्चा ऐसा ऑफेंस करता है जो डेथ और लाइफ से रिलेटेड ना हो तो हम CGM के पास ले जाएंगे। तो फिर घुमाओ बत्ती कि मान लीजिए यदि 16 साल के बच्चे ने ऐसा ऑफेंस करता है जो डेथ भी है और लाइफ भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है और JJ एक्ट अवेलेबल नहीं था तो क्या करेंगे? तो एक अंडरस्टूड है कि सेशन कोर्ट के पास ले जाएंगे। या नहीं लिखा हुआ है बट ये अंडरस्टूड है कि हम सेशन कोर्ट के पास ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेथ से रिलेटेड और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड सारे ऑफेंस कहाँ जाते हैं? सेशन कोर्ट के पास। तो ये कब अप्लाई होगा? सेशन कोर्ट और CGM अगर JJ एक्ट अवेलेबल नहीं हो तो। लेकिन हम 1973 का एक्ट पढ़ रहे हैं, अब इसमें चेंज हो जाएगा आने वाले दिनों में, जब भी अमेंडमेंट होंगे चेंज हो जाएगा। और नहीं तो अगर नहीं होता JJ एक्ट तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम अगर आता है प्री के क्वेश्चन में अगर CRPC से आता तो देखो अपन को CRPC से रिप्लाई करना है क्योंकि हमें हमारा एग्जाम भी पास करना है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी जब अमेंडमेंट होंगे तो 27 में लाइन ऐड हो जाएगी कि अब इस सेक्शन के लिए JJ एक्ट बना हुआ तो पहली प्रायोरिटी JJ एक्ट को दी जाएगी, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो इस एक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो 26 कहता कौन सा कोर्ट सुनेगा? तो 27 कहता जुवेनाइल के मामले में कौन सा कोर्ट सुनेगा? सुन लिया। नाउ 28
28 हिंदी मीडियम वालों, आज आपको चीज़ बताती हूँ जो मेरे साथ 2011 में हुई थी। सेंटेंस, क्या वर्ड यूज़ किया है? सेंटेंस, कि मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकता है। अब हम सेंटेंस तो पढ़ते ही नहीं ना, अपन तो पनिशमेंट सुनते हैं कि पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो एक लाइन लिखिए, आईपीसी में अक्यूज्ड को पनिशमेंट दी जाती है। आईपीसी में अक्यूज्ड के लिए पनिशमेंट डिफाइंड है, यानी अक्यूज्ड को जो मिलती है वो पनिशमेंट होती है, यानी मीन्स अक्यूज्ड को जो मिलती है वो पनिशमेंट होती है, और जज जो पास करता है वो सेंटेंस होता है एक ही चीज, लेकिन दो अलग अलग लोग। मिलती है वो पनिशमेंट, दी जाती वो सेंटेंस। ठीक है, 2011 में मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश कभी देखती भी नहीं थी। आप देखिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन आपको कहीं जगह गलत भी लगेंगे, क्योंकि जब शुरू से स्कूलिंग भी जैसे गांव में हुई थी, और लॉ भी हिंदी मीडियम से किया, LLM भी, DCLL, DCLFC, मतलब पूरी स्टडी हिंदी मीडियम से थी। तो और इंग्लिश को हम देखते नहीं थे, जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ओपन हुआ तो काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने, और मैं रोज़ सीखती हूँ। मुझे आज भी याद है प्रोनाउंसिएशन की बात लेके मैं कई बार कहती हूँ, बेटा प्रोनाउंसिएशन पे ना जाओ। अगर मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो कानून समझ ही नहीं आता। आपको कंटेंट समझ में आ रहा है ना, कंटेंट को फॉलो करो, प्रोनाउंसिएशन को मारो। तो एक बार इसी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर SRA को लेकर कुछ हुआ था, SRA पढ़ाया था, वहाँ किसी ने प्रोनाउंसिएशन को लेकर कहा, मैंने SRA का वीडियो हटा दिया। मैंने कहा ना रहेगा वीडियो, ना दिक्कत होगी प्रोनाउंसिएशन की। मुझे कई बार मैसेज आते हैं यूट्यूब पे, मैम प्लीज़ इंग्लिश में पढ़ाइए। नहीं आती बेटा, इतनी इंग्लिश कहाँ से पढ़ाऊंगी, सिर्फ उतनी इंग्लिश आती है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को लॉ पढ़ा सकती हूँ। पूरा इंग्लिश में कम्युनिकेशन बेटा मैं अभी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ कि फ्यूचर में वो दिन आएगा कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को पूरा इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँगी और हिंदी वालों को हिंदी में। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, लॉ की जो हम हमारी कोचिंग के अंदर हम जो लॉ पढ़ाते हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में कंटेंट बताते हैं, हिंदी वालों को हिंदी में। कम्युनिकेशन हमेशा इंग्लिश में होता है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही समझ में आएगा, पूरा इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, और पूरा हिंदी भी समझ में नहीं आएगा, तो हमेशा बीच का जाता है, राइट। तो 2011 में जब पहली बार वर्ड सुना सेंटेंस, तो मैंने कहा सेंटेंस तो होता ना वाक्य में प्रयोग करो। मैंने कहा यार ये कौन सा सेंटेंस है। देन बाद में पता चला कि इसको दंडादेश भी कहते हैं, मतलब जो दंड दिया जाता है उसे सेंटेंस भी कहते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कैपिटल सेंटेंस की बात आती रहती है आए दिन, तो पता चला। तो कई बार हिंदी मीडियम के साथ होता है कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल को लेके, बेलेबल, नॉन बेलेबल को लेके। अब तो चलो इतने सारे आपके पास यूट्यूब है जहाँ आप देख सकते हैं। हम जब पढ़ते थे तो ये सब ना तो मुझे नॉलेज था ना मैं देखती थी, जरूरत नहीं पढ़ती थी, क्योंकि सब चीज़ें इंग्लिश में मिलती थी। तो हम सोचते क्या देखना है, ये तो ठीक है, खुद यूट्यूब पाई तो पता चला यूट्यूब जैसी भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले सच्ची अननोन थी इन सब चीज़ों के लेके। तो ये सेंटेंस का मतलब दंडादेश होता है ना। तो सेंटेंस यानी एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ। तो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे किसी से पूछते हैं शर्माते हैं, और मेरी शुरू से आदत है, मैं बी की क्लास में पढ़ाती हूँ, अगर मुझे कहीं इंग्लिश में कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आता मैं रुक जाती हूँ, स्टूडेंट से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उम्र है, और जब तक आप कुछ काम करते हो तो सीखने की उम्र हमेशा रहती है। तो कभी हिंदी मीडियम वाले अपने आप को इतना ना अफसोस मत करो हम हिंदी मीडियम से, टेंशन फ्री रहो ना। हमें वो लैंग्वेज आती है जो हम सामने वाले को समझा सकते हैं, वही काम की होती है। पूरा इंग्लिश भी कोई काम की नहीं है, पूरी हिंदी भी नहीं है, हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो हम सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस नाउ सेंटेंस विच हाई कोर्ट, अब यहाँ पे कैटेगरी कर देते हैं। हाई कोर्ट कौन सा सेंटेंस दे सकता है और सेशन कोर्ट कौन सा दे सकता है। जब सेशन कोर्ट की बात करते हैं अपन, तो अपने सेशन कोर्ट पे दो लोग और आ जाते हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन कोर्ट। इन सबको हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9 में पढ़ा था ना। एक सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट की मदद करने के लिए एडिशनल सेशन कोर्ट आएगा, एडिशनल सेशन कोर्ट की मदद करने के लिए असिस्टेंट आएगा। थोड़ा सांस भर रही हूँ मैं, जुकाम भी है और कोरोना से उठ के आई हूँ, तो थोड़ा वीकनेस तो रहेगी थोड़ा दिन, तो थोड़ा आपको सांस में प्रॉब्लम लगेगी मेरे। तो 3 जन हैं, तीन कैटेगरी को डिवाइड कर दिया। ये 2 कैटेगरी डिवाइड की आपको समझाने के लिए, है ना। अब हम इस सेक्शन को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सब सेक्शन 1 हाई कोर्ट लिखिए उस पर, सब सेक्शन 2 पे आप लिखिए सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट, और सब सेक्शन 3 को लिखिए असिस्टेंट सेशन कोर्ट। ठीक है ना। हाई कोर्ट क्या पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, लॉ के द्वारा ऑथराइज कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट अंडरलाइन कीजिए, लॉ द्वारा ऑथराइज कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। सेकंड कौन है हमारा, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट। क्या कहा, सेशन और एडिशनल इक्वल होते हैं। एडिशनल असिस्ट छोटा, एडिशनल मेरे एडिशनल हेल्प के लिए चाहिए ना, अपने बराबर के लिए। तो एडिशनल सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट अंडरलाइन कीजिए, लॉ द्वारा ऑथराइज
कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, बट डेथ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराना पड़ेगा। बट डेथ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराना पड़ेगा। कहाँ करेंगे? सेक्शन भी 28 है और कंफर्मेशन भी चैप्टर 28 है। क्या कहा? सेक्शन 28 में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन को डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्मेशन करानी पड़ेगी और चैप्टर भी 28 ही है जिस पर कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं। तो सेक्शन भी 28 और चैप्टर भी 28। और चैप्टर 28 कहाँ से कहाँ तक है? वो हमारा आता है 366 से 371, 366 से 371 वहाँ कन्फर्मेशन होता है। और जब कन्फर्मेशन होता है, डेथ सेंटेंस फाइनल हो जाती है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन नंबर 413 और 414। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे कि कन्फर्मेशन के लिए 413 अकेले कर लेते हैं। जब यहाँ से डेथ सेंटेंस फाइनल होती है, यहाँ की कन्फर्मेशन होती है और यहाँ जाके उसका एग्जीक्यूशन कराया जाता है, यहाँ जाके उसका एग्जीक्यूशन कराया जाता है। तो डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन, इसका मतलब डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट दोनों दे सकती है। सेशन कोर्ट के पास मैटर जाता है, कमिट होता है और सेशन कोर्ट अपने काम को कम करने के लिए एडिशनल सेशन कोर्ट को क्या कर देती है? मैटर को मेक ओवर कर देती है। ठीक है, ये कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको 190 से 199 तक बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। नाउ तीसरा, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन कितनी सजा दे सकता है? बड़े गजब की लैंग्वेज लिखी है कि असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, एक्सीडिंग 10 ईयर्स नहीं दे सकता, ना तो डेथ दे सकता, ना लाइफ, ना 10 साल से ऊपर की, तो अंडरस्टूड 10 साल तक दे सकता है। कितना दे सकता है? 10 ईयर्स। इनडायरेक्टली दिस डायरेक्टली 10 ईयर्स। ठीक है ना। एक चीज और सिखाती हूँ मैं यहाँ पे, जो सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 की दो बातें, यानी सबसेक्शन 3 रीड विथ सेक्शन नंबर 374। सबसेक्शन 3 रीड विथ सेक्शन नंबर 374। क्या 374? अपील। अब देखो क्या हुआ, जनरली हम अपील पढ़ते हैं कि इन दोनों की अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में, ये सुनते। पर असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, दो अलग अलग बातें हैं। जब 10 ईयर्स के दे सकता है, तो जब असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 7 ईयर्स या उससे कम देता है तो अपील सेशन कोर्ट में होगी। क्या कहा मैंने? कि जब असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 7 साल या उससे कम का 7 ईयर्स या लेस देन 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट देता है तो उसके अगेंस्ट अपील सेशन कोर्ट में होगी। और जब वो 7 ईयर्स से एक्सीडिंग 10 ईयर्स तक देता है, 7 साल से ऊपर 10 साल, उसके ऊपर तो दे नहीं सकता, 7 ईयर्स से एक्सीडिंग और 10 ईयर्स तक देता है, तब उसकी अपील हाई कोर्ट को होगी। तब उसकी अपील हाई कोर्ट होगी। लिख लीजिए, अपने बैरेक में लिख लीजिए और जाके एक बार 374 जरूर पढ़िएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 374 अपील वाला। क्या कहा कि साहब एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जब सजा देता है या असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन सजा देता है और सेशन कोर्ट जब सजा देता है तो अपील कहाँ होगी? तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, एडिशनल में भी हाई कोर्ट जाएंगे। असिस्टेंट के पास दो लॉजिक है। यदि असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 7 साल या उससे कम की सजा देता है, 7 ईयर्स या उससे कम की सजा देता है, तो अपील सेशन कोर्ट में होगी। और यदि 7 साल से ऊपर और 10 साल तक की देता है, 7 ईयर्स से अधिक और 10 ईयर्स तक की देता है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, तो सेक्शन 28 रीड विथ चैप्टर नंबर 28 कंफर्मेशन। और रीड विथ क्यों कराया? ताकि आपको अपील का पता रहे कि सेशन को असिस्टेंट की अपील कैसे कैसे होती है। तो 26 कौन सा कोर्ट सुनेगा? 27 कहता जेजे को भी ले आओ। जुवेनाइल को कौन सुनेगा? 28 कहता सेंटेंस दे देते सेंटेंस। और क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29। सेक्शन 29 बड़ा काम का है। सेक्शन 29 बड़ा काम का है। सेक्शन 29 कहता सेंटेंस विच पास मजिस्ट्रेट का कोर्ट। मजिस्ट्रेट का कोर्ट, मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? सबसेक्शन 1, 2, 3, सबसेक्शन 4। जब हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो हमारे पास कितने मजिस्ट्रेट हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आगे जाके सीजीएम बनता है, एसीजीएम बनता है।
ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आगे जाके CMM बनता है, ACMM बनता है। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12 में, ये पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17 में। और हमारे पास कौन होता है? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 6 क्रिमिनल कोड्स पढ़ते हैं ना, क्रिमिनल कोड्स के अंदर। तो अब आपके पास आता है कि मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है। तो आते हैं सबसे पहले CJM के पास। सबसे पहले हमारे CJM के पास। एक्चुअली क्या यहाँ पंखे वंखे मैंने सब बंद कर रखे हैं और पहले लगा ठंड लगेगी और फिर इस चक्कर में अब हो रही है घुटन। चलो 2 मिनट करा देती हूँ मैं, फिर करते हैं ब्रेक के बाद। CJM कितनी सजा दे सकता है? बोला CJM 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट एंड फाइन। फाइन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, फाइन के बारे में बोला ही नहीं है। 7 ईयर्स तक दे सकता है। और फाइन कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है। ये तो गड़बड़ कर देगा। फाइन कितना भी हो सकता है? नो, इसके लिए भी एक क्या है? बाउंडेशन है। और वो बाउंडेशन क्या है? ऑब्लिक करके लिखो, IPC सेक्शन नंबर 63। जब ये देखो ना वीडियो तो अपने साथ IPC भी रखना, हाथ खोलना। IPC सेक्शन 63 देखना। और उन्होंने कहा कि फाइन अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, राइट। तो उन्होंने कहा फाइन कितना भी, तो सुना कभी अपने इंडिया के अंदर 50,000 करोड़ का फाइन लगाया जाता है? नहीं, क्योंकि वो कहता है अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। तो फाइन अब जब यूज नहीं किया गया है तो इस सेक्शन 63 को ध्यान रखना IPC को कि कितना हो सकता है। नाउ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस दे सकता है? 3 ईयर्स। और कितना फाइन दे सकता है? 10,000 रुपीज। हालांकि पहले 5,000 था, फिर 2005 के अमेंडमेंट से 10,000 हो गया। बट प्री के एग्जाम में तो यही है, मेन के एग्जाम में जजमेंट राइटिंग में हर स्टेट का अपना अपना अमेंडमेंट काम आएगा। क्या कहा? प्री के एग्जाम में यही काम आएगा, बट जब जजमेंट राइटिंग करेंगे तो हर स्टेट में उनको एडिशनल पावर दी गई है, तो जजमेंट राइटिंग में आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बट प्री के एग्जाम में यही, क्योंकि मैं कई बार बच्चों को सिखाती हूँ बट फिर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं। मैं कहती हूँ CPC प्री के लिए हमेशा प्रोसीजर लॉ है। CPC प्री के एग्जाम में ऑलवेज प्रोसीजर लॉ है, बट CPC मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर और सब्सटेंटिव दोनों का रूप अदा करती है, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। लेकिन प्री के लिए ओनली प्रोसीजर लॉ है, वहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। तो मुझे कई बार ये चीज़ें डबल बताने में डर लग जाता है कि वो समझ ही नहीं पाएंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, प्री के एग्जाम के लिए फर्स्ट क्लास यही है, इतना ही देगा। बट जब जजमेंट राइटिंग करते हैं हर स्टेट के लिए एक्स्ट्रा पावर दी गई है, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। और 2005 में अमेंडमेंट से 10,000 हो गए 5,000 के। नाउ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है सेंटेंस? 1 ईयर। कितना दे सकता है फाइन? 5,000 रुपीज। और फाइन देखिए कई बार ये लिखा था ना 3 ईयर्स एंड फाइन, तब तो मैंडेटरी है। कई बार था 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। जब ये जोड़ा लिखा था तो केवल फाइन पे भी छोड़ा जा सकता है। एंड में तो दोनों मैंडेटरी है, और में या तो या ये या दोनों, ठीक है। देन आता आपके पास सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है भैया MM माई धमेड़ा लेना और CMM कितने देंगे? MM और CMM कितना देंगे? तो बोला MM इक्वल टू फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, MM इक्वल टू फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, CMM इक्वल टू CJM। तो हो गया CJM CMM फर्स्ट क्लास MM और CMM कहाँ होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया में। कहाँ होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ, मैं जोधपुर में ही रहती हूँ और जोधपुर में कोचिंग चलता है और मेरा जोधपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मैं बड़ी खुश होती हूँ कई बार, वाह यार मैं लकी हूँ, मैंने मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपना इंस्टीट्यूट चलाती हूँ ना। अपना अकेले चलाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, अच्छा भी लगता है। हाँ थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। सुबह 5:30 से क्लासेस शुरू हो जाती है जो रात को 9 बजे तक चलती है। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं, इसलिए कुछ क्लासें अभी थोड़ा रिकवरी हो जाए, 45 डेज डॉक्टर ने बोला है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वापस बैचेस स्टार्ट भी हो जाएंगे, है ना। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है हमारा जोधपुर।
राजस्थान। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम आपका कोचिंग कहाँ है? भैया जोधपुर राजस्थान में है और मेरी कोई ब्रांच नहीं है। यदि कोई मेरे नाम से ब्रांच बोलता है तो वो झूठ बोलता है। जरूरत ही नहीं ना ब्रांच की, मैं अकेली काफ़ी हूँ। नहीं लगता आपको मैं अकेली काफ़ी हूँ सारे कानून पढ़ाने के लिए? मुझे ब्रांचेस खोलने की अभी तो ज़रूरत नहीं है। भविष्य किसने देखा 10 साल 12 साल 15 साल बाद के भगवान क्या चाहेंगे। फिलहाल मेरी एक ही ब्रांच है और वो सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस जोधपुर है। ठीक है, चलिए तो क्लियर। तो 9, 26, 27, 28, 29 क्लियर। या एक और चीज़ बता देती हूँ, CGM भाई साहब की अपील, फर्स्ट क्लास की अपील, सेकेंड क्लास की अपील, MM साहब की अपील, CMM साहब की अपील, सेशन कोर्ट। कहाँ होगी हमेशा? सेशन कोर्ट। सबकी अपील सेशन कोर्ट में होगी। कहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको अच्छे से? 374 में, बहुत सुंदर सा ड्राफ्ट किया हुआ है। इन सब की अपील है। एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चे कई बार कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा अपील की जाती है कहाँ? तो भैया अपील तो कोर्ट ऑफ सेशन में ही होगी। कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो स्पेशल या जनरल ऑर्डर के द्वारा उस अपील को CGM या असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन को सुनने के लिए दे सकता है। बाकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही होगी। पहला लाइन प्री का सवाल कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही होगी जब तक कोर्ट ऑफ सेशन जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उसे CGM या असिस्टेंट को नहीं देता है। तो हम सबसे बड़ी गलतियां प्री के एग्जाम में करते हैं। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें प्री के एग्जाम में ये सब गलतियां नहीं करनी है। और इन सब के लिए क्या करना है, इससे पहले एक वीडियो आया था मेरा और उसमें बताया था याद करने का तरीका। वैसे याद कर लोगे टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ताकि ये गलतियां नहीं हो दोबारा आपकी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 30 और 31 पे पहले से एक वीडियो बना हुआ मेरा। सेक्शन 30 और 31 इन दो के ऊपर आप जाइएगा, CRPC जेलो लिखिएगा, जेलो CRPC। वहाँ 30 और 31 को बहुत सुंदर सा मैंने एक्सप्लेन करके वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं तो सांस भरना थोड़ा सा रहता है दिक्कत। तो अब क्या रेगुलर क्लास हो तो 2 मिनट पानी भी पी लिया। मैं वही ढूंढ रही थी, देखा नहीं, मुझे कहीं पर भी ले नहीं आई। ठीक है, तो कोई नहीं, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। फिर एक बात मुझे लगा मैं डिस्कस करूँ उसके बारे में, फिर आगे 5 सेक्शन और बता दूँ। मुझे यूट्यूब पे अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं और मुझे कहते हैं आप सिर्फ पढ़ाती रहिए, आप एक्स्ट्रा बातें ना बोलें, आप सिर्फ पढ़ाते रहिए, अपनी क्लास का प्रचार ना करें, आप सिर्फ क्लास का प्रचार ही करती है। तो बेटा, मैगी का ऐड मार्केट में नहीं आता तो मैगी कैसे बिकती? फिर टीवी के सारे ऐड बंद हो जाएंगे तो टीवी कैसे चलेगी? अखबार में सारे ऐड बंद हो जाएंगे तो अखबार कैसे सर्वाइव करेंगे अखबार वाले? राइट बेटा, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में फ़ीस लेती हूँ और फीस लेके पढ़ाती हूँ। रीज़न, हम सब एडवोकेट हैं। कोई वकालत करके अर्निंग करेगा, कोई कोचिंग चला के अर्निंग करेगा, कोई जज बन के करेगा। हम सबका द एंड एम है कि भैया हमने जो इतने साल की मेहनत की उसका अर्निंग को घर चला सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो जब मुझे भी आप ही की तरह कमाना है, क्योंकि आप जज इसलिए तो बनना चाहते हो कि आपको ओहदा भी मिले पर पैसे भी मिले। ऐसा तो नहीं है कि हम फ्री सेवा करेंगे जज बन के, नहीं करेंगे। क्यों? कौन सा आज तक एक आदमी ने भी कहा सरकार को, सरकार जी हम आपके लिए काम करेंगे बिल्कुल फ्री में? कोई नहीं करता। हम सब अर्निंग के लिए बैठे हैं। तो जब मैंने अपने लाइफ में इतने साल इतनी मेहनत की तो मैं अपनी अर्निंग करूंगी। और जब मैं कोचिंग चलाती हूँ, बच्चे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके पास इंस्टीट्यूट नहीं है, वो नहीं करेंगे अपना प्रचार। बट बेटा, मेरे पास इंस्टीट्यूट है। अगर मैं सब कुछ यहाँ पढ़ा दूंगी तो मैं इंस्टीट्यूट कैसे रन करूँगी? रेंट पे इंस्टीट्यूट ले रखा है, 4 वर्कर भी काम करते हैं, टाइपिंग भी करते हैं, पेपर्स भी बनाते हैं। वो सर ऊपर से तो पैसे नहीं आएंगे ना, मेहनत तो मुझे ही करनी। तो मुझे नहीं लगता बेटा आप लोगों को बुरा लगना चाहिए कि मैं ऐड करती रहती। ऐड करना पड़ेगा ना, प्रचार करूंगी। ये प्रचार के माध्यम इसीलिए तो है। क्यों आया हमारा आर्टिकल 19? प्रचार प्रसार का अधिकार है हम सबको, ये तो राइट है हमारा। आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे प्रचार करना पड़ेगा। और मेरी क्लासेस चलती है, मैं कई बार देखती हूँ यूट्यूब पे, जब मैं कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रही, क्या गलत कहा? सारी जानकारी यहाँ थोड़ी दूंगी ना। यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है? 1000 व्यूज़ पे 60 रुपये, 70 रुपये। फिर चलेगा मेरा? नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं। बॉडी पे मेंटेन कर पाऊंगी? विटामिन C, B, D डाल पाऊंगी? ये कोरोना की बीमार में 15,000 रुपये लग गए, क्या कर लोगे? कहाँ से लाओगे ये सब? कोई आपको नहीं देने वाला, फ्री में कोई गिफ्ट नहीं देगा। ये लीजिए 15,000 जाके अपना इलाज करा लीजिए, ये लीजिए 20,000 जाके अपना इलाज करा लीजिए, कोई पैसा नहीं देगा। आपको खुद को ही कमाना पड़ेगा, आपके माँ बाप के लिए। आप लड़के हैं तो आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप लड़की है तो अपने हस्बैंड, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्यों?
हम बराबर खड़े नहीं हो सकते क्या अपने हस्बैंड के साथ? क्या हम परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते? चल सकते ना बेटा। तो क्या मुझे अर्निंग करने का अधिकार नहीं है? सिर्फ आप लोगों को ये जज बन के कमाने का? ये गलत है। तो जो लोग मुझे बार बार ये कमेंट करते हैं मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप गलत है इस बार। ये नहीं है, प्रचार मत करें। क्यों ना करे बेटा, यूट्यूब चैनल है, मैंने बनाया है, पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, चीज़ें ऑनेस्टी से बताती हूँ, लेकिन इसमें मेरा प्रचार तो करूँगी ना। आप तो वैसे प्रचार नहीं कर रहे होगे मेरा, तो मुझे तो करने दो। तो ये आपके मैसेज थोड़े अजीब लगते हैं। फिर कई बार मैसेज आता है जब मैं कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए, तो मुझे बच्चे फिर मैसेज करते हैं कि आपने ये बात बोल ही दी। क्यों ना बोलूँ, मुझे ये बताओ। आर्टिकल 90 बोलने का अधिकार है ना। मैं गाली गलौज थोड़ी कर रही हूँ, मैं जस्ट अपनी कोचिंग का प्रचार कर रही हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगी अधिक जानकारी के लिए बता रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े ऐड लगे हुए होते हैं। आप जाके देखिए मार्केट के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। आप देखिए कितनी होर्डिंग्स में डिस्काउंट 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 आपको बुलाने के लिए कितना कुछ करते हैं। मैं डिस्काउंट नहीं देती, बिल्कुल नहीं। क्यों दूँ? मैं मेहनत करती हूँ और मैं आपको उस लायक बना रही हूँ जो आप बनना चाहते हैं। तो काहे को डिस्काउंट? जब वो सब प्रचार करते हैं वो जायज़ है। मैं प्रचार करती हूँ, दुख होता है, बड़े कमेंट कर लेते हो, ये गलत है बेटा। थोड़ा सा सोचिए कि हम सब किस लिए पढ़ रहे हैं, हम सब आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हम सबको अर्निंग तो करनी है ना। और हाँ, हम अपनी अर्निंग के साथ ऑनेस्टी रखते हैं, हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से टेस्ट लेते हैं, तो ये सब बुराई क्या है? तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि जो कमेंट करते हैं थोड़ा सा सबकी भावनाओं को समझें। हालांकि ये सब यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप फिर वही मैसेज करने वाले बकवास करती रहती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरी बात आपको बकवास लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, नहीं अच्छा लगे ना देखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जितना भी पढ़ाया बहुत अच्छे से याद कराया है। इससे पहले चैप्टर 2 भी अच्छे से कराया, इससे पहले चैप्टर 1 भी अच्छे से कराया। इसके अलावा यूट्यूब पे जितने भी टॉपिक कराए बहुत अच्छे से कराए। जिनको लॉ पढ़ना नहीं आता था, मैं दावा करती हूँ वो लॉ पढ़ना सीख गए, चाहे आप इस चीज़ को माने या ना माने। क्योंकि मैंने लॉ का ABCD स्टार्ट किया है। बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ाती, बहुत हाई लेवल बातें नहीं करती, मैं ग्रास रूट से बात करती हूँ। क्योंकि हमेशा जब मैंने भी आपकी तरह कोचिंग की तो वही जाके देखा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हर बच्चे के मन में एक ही चीज़ आती है, मुझे कोई कानून पढ़ना सिखा दे। वो मैं सिखा रही हूँ, वो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बुरा लगता है कि आप प्रचार करती है। करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सी चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, मैं आऊँगी नहीं, मैं पिछले 1.5 महीने से आई नहीं, 2 महीने से आई नहीं बनाती वीडियो। क्या मतलब इन लोगों से वीडियो बना के? तो मुझे लगता है कि 4 लोगों को छोड़ो 400 लोग भी तो हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर सोच के आ जाती हूँ। आप सोचिए 6 महीने पहले चैप्टर 1 पढ़ाया था, 3 महीने पहले चैप्टर 2 पढ़ाया था, फिर मैंने कहा चैप्टर 3 पढ़ा देते हैं। अन्यथा तो जो कमेंट्स के अकॉर्डिंग तो ना पढ़ो भैया, अपना कोचिंग चलाओ। इतने स्टूडेंट आ रहे हैं भगवान की दया से, अपन तो क्या है, फीमेल है, ज़्यादा काम की वो है ही नहीं कि बहुत सारा है, अपन कर ही रहे हैं। और जितना भगवान की दया से डोनेशन देना वो दे भी रहे हैं हम लोग। ऐसा भी नहीं कि हम नहीं देते, हमारा तो कोचिंग ही पूरा NGO के लिए चलता है, राइट। लेकिन फिर लगता है कि 4 के चक्कर में 400 का नुकसान हो, ये गलत है। क्या कहता है हमारा, क्या कहता है हमारा IPC पढ़ते हैं, बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम कुछ बोले आपको बुरा लगता है, बट आप कुछ बोलो सामने वाले को कभी बुरा ना लगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है दुनिया में? हम किसी को भी बुरा कह दे चलेगा, कोई हमें बुरा कहे वो हमें सहन नहीं होता है। ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जो हम बात कर रहे थे सेक्शन 30 की और सेक्शन 31 की, इसके ऊपर अपने आप में एक एक बना हुआ है वीडियो। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ मैं। सेक्शन 30 कहते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट फाइन। क्या हुआ, हमने आपको सजा भी दी और हमने आपको फाइन भी दिया। क्या कहा, हमने आपको सजा भी दी और फाइन भी दिया, पनिशमेंट भी दिया और फाइन भी दिया। आपने फाइन देने में डिफॉल्ट कर दिया तो हम आपको एडिशनल सजा देंगे। क्या करेंगे, एडिशनल पनिशमेंट देंगे, ठीक है। जब ये एडिशनल की बात आती है तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले तो सेक्शन 30 के साथ IPC का सेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए 65, क्योंकि वहाँ बताया हुआ है। तो इसके साथ 65 IPC पढ़ना है। फिर जब ये एडिशनल की बात आती है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 376 CRPC। अब आप कहेंगे मैम CRPC 376 क्यों आया? क्या होता है कि यहाँ क्या हुआ, आपको एडिशनल सजा दी तो CRPC का 376 ना, वहाँ कहता है पेटी ऑफेंसेस में अपील नहीं होती। क्या कहते हैं, छोटे मामलों में अपील नहीं होती है। फिर तो मान लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, आपने 378 में थेफ्ट किया, ठीक है, थेफ्ट किया और 379 में हमने आपको सजा दी, दे दी। कितना सजा दी, 100 रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी भी दे सकता है, 100 रुपीज़ की सजा दे दी। इस 100 रुपीज़ की अपील नहीं होगी,
ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 376 में जाके देखिएगा, 376 में लिखी हुई। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। लेकिन अगर ये 100 रुपीज आपने नहीं दिया तो सेक्शन नंबर 30 कहता है डिफॉल्ट, फाइन में डिफॉल्ट किया आपने, इसलिए हम आपको सजा देंगे। तो इस 3 इयर्स की सजा में जब आप डिफॉल्ट करते हो 100 रुपीज का, तो सेक्शन 30 कहता है कि मैं तुम्हें 1/4 सजा दूंगा। कितनी दूंगा? 3 इयर्स का 1/4। कितनी होती है? 9 मंथ। अभी 9 मंथ की सजा मिली, अब आप कहते हो मैं अपील में जाना चाहता हूं, तो 376 कहता है सॉरी, जाइए 376 का प्रोवाइडेड देखिए। और प्रोवाइडेड कहता है कि जब इन डिफॉल्ट में कोई सजा मिलती है, इन डिफॉल्ट में कोई सजा मिलती है, तो उसको उसी के काउंटेबल नहीं होती, वो एकदम डिफरेंट ही होती है। इसलिए वहां पर 376 का प्रोवाइडेड देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि 100 रुपीज के बदले में जो डिफॉल्ट की वजह से सेक्शन 30 में आपको फाइन मिला है, उसका कितना बड़ा रोल है। ठीक है, ठीक वैसे 31 की बात करते हैं, सेवरल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो एक साथ मिल सकती है, क्या बोलते हैं, एक साथ दे सकते हैं, या फिर 1 by 1 भी दी जा सकती है। ये भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना, ये आपको शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। ठीक है, या 1 by 1 भी अपन दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, इसके सर एक सेक्शन पढ़ा जाता है जो आज जरूर पढ़िएगा, सेक्शन नंबर 427 CRPC। वहां कहते हैं कि आप पहले से जेल में हो, फिर कोई ऑफेंस करते हो, तो वो ऑफेंस में दूसरी सजा आपके साथ साथ चलेगी या 1 by 1 चलेगी, तो वो भी बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, हालांकि इन दोनों को अब देखिएगा, एक लिंक मैं बोल दूंगी, तो लिंक इसके साथ ही आपको ऐड कर देगा ताकि आप उसको देख पाएंगे। तो सेक्शन 31 में फिर आप जैसे ज्वाइन करोगे तो कुछ कंडीशंस दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, देन 32, 33, 34 और 35, ये जो 32, 33, 34 और 35 सेक्शन है, ये पढ़ो तो भी ठीक है, ना पढ़ो तो भी ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा? क्योंकि ये सेक्शन बेस आए तो आए, अन्यथा एग्जाम पॉइंट से काम का नहीं है। क्योंकि जब भी CRPC पढ़ना है, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये CRPC आपके एग्जाम के लिए नहीं बनी हुई है, और स्मार्ट स्टडी करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, तो हर चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं है। बट हाँ, मेजर एक्ट है तो टाइटल्स इसके पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमने 26 से लेके 35 देखा। 26 कहता है हमारा कि कौन से कोर्ट ट्रायल करेगा, 27 कहता है जुवेनाइल के बारे में, 28 कहता है सेंटेंस, मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, 29 कहता है मजिस्ट्रेट, 30 कहता है डिफॉल्ट, 31 कहता है सेवरल ऑफेंसेस, 32 कहता है आपके पार क्या बोलते हैं कन्फर्मिंग पार करेंगे, 33 कहता है अपॉइंटमेंट करेंगे, 34 कहता है आपके वापस हम आपकी पार को विड्रॉल कर लेंगे, और 35 कहता है अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और हो गई तो आपका जो सक्सेसर आएगा वो आपकी पार को यूज़ करेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। अभी हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो बैच स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर। इन्फॉर्मेशन बहुत लेट होगी आपके लिए, तो 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 3 में से कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। 3 डेज डेमो चलेंगे। साथ ही साथ आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ पे हर महीने बैच चलते हैं, हर महीने मॉर्निंग का और इवनिंग का। 15 दिन का गैप होता है, जब मॉर्निंग का स्टार्ट होता है उसके 15 दिन बाद इवनिंग का होता है, तो दोनों टाइम क्लासेस चलती है। जनरली कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ होता है, फाउंडेशन कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ होता है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप दोनों टाइम बैठ सकते हैं, तो 4 महीने में कोर्स खत्म हो सकता है। बट हम ये कहते हैं कितना ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। तो नए बैचेस 21 नवंबर को स्टार्ट होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, एक पट्टी चलती है उसमें नंबर लिखे हुए, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपको फीस के पैम्पलेट मिल सकते हैं। पैम्पलेट बने में फीस वीस लिखी हुई है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, दोनों का कोर्स एक है, दोनों में मेहनत एक जैसी होती है, और दोनों की फीस भी एक जैसी है। फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेहनत इक्वल है, कोर्स इक्वल है। ऑनलाइन वाला बच्चा भी जज बनना चाहता है, ऑफलाइन वाला बच्चा भी जज बनना चाहता है। जब दोनों जज बनना चाहते हैं तो फीस में डिफरेंस क्यों? ठीक है, अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत खतरनाक है। मेरी हालत आप देख रहे हो, कितनी बार बीच में सांस भर रही हूँ वो आप देख रहे हो, क्या हालत हो रही है वो आप देख रहे हो, आपके सामने लाइव है। इसलिए कोरोना खतरनाक है, इससे बचिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखिएगा। आज के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं माधुरी, सूर्यनगरी यूनिक्लो ऑनलाइन क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी के मन में डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होंगी, अपन स्टडी कर पाएंगे या नहीं, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत से प्लस पॉइंट है, जैसे कि अपना आने जाने का समय बचता है, अपन अपने घर में जो अभी के लिए बहुत सेफ़ है। अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो बहुत ही मेरा बेस्ट रहा है।
और मैम का पढ़ाने का तरीका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैम, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम हमें कैसे पढ़ाते हैं। यानी कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करवाना, ठीक है, और ना जो भी जो अपन को याद करने के लिए बहुत इजी रहता है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो मैम ने हमें नोट्स बनाने कैसे सिखाए हैं, यानी कि नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया है कैसे नोट्स कवर करने चाहिए, कैसे की पॉइंट लिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे मैम ने हमें नोट्स बनाने सिखाए हैं। यानी कि ये नोट्स अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही बेनिफिट रखते हैं नोट्स अपने लिए। और इवन दो हमारी सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें हम मेंस की मैम हमें क्वेश्चन राइटिंग सिखाते हैं, कि आंसर राइटिंग सिखाते हैं, कैसे अपन को आंसर लिखना चाहिए मेंस में, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। Hello everyone, my name is Aditi Lukkad. I am currently pursuing BBA LLB from Jodhpur University. I joined Urmila Rathi ma'am in March 2020 while I was in 7th semester of my 5-year law degree program. There are a multiple number of benefits which you can get while you join a judiciary coaching parallelly with your college law degree. The first thing being that you get a sufficient time to prepare for your judiciary exam. So be it bare act reading or reading the reference book which are available for your particular subjects, you can thoroughly read them, you can understand the main provision, you can also read the reference book for the practical application. So there is a better doubt clarification. Also you can read a lot of case laws on a particular subject, which is like the gist of understanding the laws so thoroughly, like how they are practically applied. The online classes that Urmila Rathi ma'am provides for the preparation of judiciary has made it very easy for a student to attend the college classes as well as the judiciary coaching simultaneously, so that you can prepare for judiciary even while you are in your college. Also, you get an ample amount of time to prepare your own notes, to keep your notes updated, because you are currently in your college. You can keep on adding things in your notes and you can have like a very good study material. At Suryanagri Unique Law classes, Urmila ma'am teaches how to prepare your own notes thoroughly at your own understanding, so that you have a complete gist of the provision in your own language. Also, when you join a judiciary coaching while you are already in your college, you can complete your syllabus on time, and then you can give a multiple number of mock tests which are available for judiciary exams, be it pre or mains. Also, you can prepare your own model answers for mains, and they will help a lot when you will revise them before the exam. You can thoroughly prepare for your language papers, be it essay writing or be it grammar portion for pre-exams. You can have a great command over your vocabulary, be it Hindi or English, which will help a lot in essay writing, and which I personally feel that will enhance your marks at the end in the mains, and which will uplift your rank, and your chances of getting selected will be more than before. So as a student, you can prepare it while undergoing your law degree, and you can save a lot of time, and you can just appear for the exam just after you have completed your law degree. So these were few of the benefits which I have personally felt a student can avail. Hi, greetings of the day to everybody watching this video. I'm Divya and I'm a student of Suryanagri Law classes, Jodhpur, and I will share my personal experience of joining the online classes with Urmila ma'am. The first and the foremost quality which I admire in her is her ability to transfer her knowledge. There are a lot of teachers who have impeccable expertise in the law subjects, but what they lack is they're not able to transfer it. तो जब तक आप अपनी knowledge को transfer नहीं कर पाते तो वो knowledge सिर्फ आपके पास रहती है. And as we are well aware that this is a competitive era and this is a rat race. So as much as we emphasize on the concepts,
we must mug up the section, the chapters, the details, the illustrations. So not only we are mugging up or maybe revising and re-revising and recapitulating every section every day. Class से पहले there is a 20-minute session where each of the participant of the class will recite all the sections in a row. So जिससे क्या होता है, जब वो सेक्शन रिवाइज हो रहे होते हैं तो आप आंखें बंद करके यू रिकैप्चुलेट एवरीथिंग इन योर ब्रेन. सो वो ब्लूप्रिंट दिमाग में छप जाता है, विच इज़ रियली हेल्पफुल. ऑल्सो कितना भी कह लो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको एलुस्ट्रेशन भी लाइन वाइज याद है तो आप कैसे क्लियर नहीं करोगे जुडिशरी. इंग्लिश, हिंदी, सारे लॉ सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी. व्हाट एल्स डू यू वांट? यू सिटिंग एट योर होम, आईपीसी की बात चल रही है, सीआरपीसी का कोई सेक्शन कनेक्टिविटी है, तो आप फटाफट बुक ले आओ सीआरपीसी की और वहीं रख लो और पढ़ लो. तो द वे मैम कनेक्ट्स आईपीसी विद सीआरपीसी एंड सीपीसी विद कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ इज़ अमेजिंग. जैसे वो फ्लो करके आईपीसी के किसी सेक्शन से सीआरपीसी के किसी सेक्शन में जंप करके वापस आईपीसी के सेक्शन को समझा देती हैं. अदरवाइज़ आईपीसी में भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल हैं, जैसे कि कहीं पे प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, पर्सन की बात हो रही है तो किन किन सेक्शंस में ये सेम बात हुई थी या किन किन सेक्शंस में ये सेम पनिशमेंट है. इतना मतलब क्रिस्प डिटेल में समझा देती हैं, विच इज़ अगेन अ ब्रिलियंट थिंग. ऑल्सो जैसे कौन कौन से सेक्शंस में अरेस्ट बाय फीमेल होगा, इफ़ देर इज़ अ फीमेल, तो सब सेक्शंस का अलग से एक टेबल बना देना. कितनी हेल्प हो जाती है और कितना ज़्यादा ब्रेन को ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है. योर ब्रेन इज़ ऑलवेज ऑन अ मोड वेयर इट्स जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. तो इससे ब्रेन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आपको आता है. Apart from that, we do daily meditation for relaxation of brain. She gives us daily motivational audio notes and audio messages. Apart from that, if you're feeling overwhelmed someday, like there are days where you'll be feeling low and overwhelmed, and I certainly do when because I'm facing certain health issues, so I call her up and then she'll help you calm down and she'll motivate you and she'll give you hope and she'll push you up to do one more एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन योर डे एंड दैट्स अमेजिंग. उसके अलावा जो कल पढ़ा था उसके नोट्स पीडीएफ में आप मैम को सेंड करते हो एवरी डे एंड देन शी विल टेल यू कि नोट्स में क्या कमी रह गई. टेस्ट सीरीज़ हैं, हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका टेस्ट होता है सैटरडेज़ को, जिसका रिव्यू मैम देती हैं. टेस्ट को पूरा एक्सप्लेन करती हैं क्रिस्पली कि कौन से सेक्शन में क्या लिखना चाहिए था. ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों के टेस्ट होते हैं, विच इज़ कितना मतलब हेल्पफुल है. फिर नोट्स का पीडीएफ भेज देंगी, अगर कोई अमेंडमेंट है उसका पीडीएफ भेज देंगी, प्लस सारे के सारे केस लॉज अच्छे से समझाएंगी, उसमें क्या हुआ था ये भी बताएंगी, विच इज़ हेल्पफुल इन अ वे. इट मेक्स माई लाइफ ईजियर, इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से.